नमस्कार साथियों। आज हम लोग ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जब भी संप्रभुता की बात आती है तो सबसे पहले हम लोगों को एक बात पे स्पष्ट होना चाहिए कि संप्रभुता राज्य में निवास करती है। और जब भी हम राज्य की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि समाज में एक्चुअली जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज से राज्य कैसे भिन्न है। समाज में तीन तत्व होते हैं खास तौर से। एक तो भूभाग होता है, दूसरा उस भूभाग पर रहने वाले लोग होते हैं, और उनके पास कुछ अपने छोटी मोटी एक एजेंसी होती है जो कि नियम कायदे कानूनों को संचालित करती है, जिसको हम सरकार कह सकते हैं। लेकिन ये जो तीन तत्व हैं, भूभाग, जनसंख्या और सरकार, ये तीनों मिलके समाज तो बना सकते हैं, लेकिन जब उसमें संप्रभुता का एलिमेंट जुड़ जाता है तब उसको हम राज्य की संज्ञा देते हैं। और इसलिए ये हम सब लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि संप्रभुता की जब भी बात होती है तो राज्य की बात होती है। तो पहली चीज तो हमें ये समझना है कि संप्रभुता और राज्य ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से जुड़ते हैं। दूसरी बात जो संप्रभुता के संबंध में हमें ये समझनी है कि संप्रभुता होने का मतलब क्या है, संप्रभु राज्य होने का मतलब क्या है। समाज में जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे समुदाय शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो इतने शक्तिशाली नहीं होते कि वो पूरे समाज को नियंत्रित कर सकें। और समाज के एक छोटे से वर्ग को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन पूरे समाज को नियंत्रित करने की शक्ति जिस संस्था में होती है उस संस्था का नाम है राज्य। और हम लोग इसीलिए हर समाज में एक राज्य की अवधारणा का सूत्रपात करना पड़ा, और हर समाज को अपना एक राजनीतिक रूप से संगठित होकर राज्य का स्वरूप ग्रहण करना पड़ा। दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि वो समाज की वो संस्था जो सर्वशक्तिमान है और जो पूरे समाज में समाज के संबंधों को संचालित करने की योग्यता रखती है, उसका नाम है राज्य। लेकिन संप्रभुता में ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल समाज के अंदर ही के संबंधों को संचालित करने का उसमें शक्ति नहीं होती, बल्कि समाज के बाहर की बाहरी संबंधों को भी, अर्थात बाह्य वैदेशिक संबंधों को भी संचालित करने की और विदेशों से हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जिस संगठन पे होती है उसका नाम है संप्रभु राज्य। संप्रभुता की अगर आप इतिहास की परिकल्पना करें तो प्लेटो और अरिस्टोटल के जमाने से राज्य को एक सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था के रूप में देखने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसमें सबसे जो प्रथम गंभीर प्रयास किया गया वो फ्रांसीसी विचारक जीन बोदा के द्वारा किया गया। और बोदा ने संप्रभुता की एक अवधारणा, वृद्धिक अवधारणा, लीगल थियरी प्रतिपादित की। इसके बाद हॉब्स, बेंथम, रूसो और अनेक विद्वानों ने इसको या विचारकों ने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन इन्होंने सभी ने अपने ढंग से अलग अलग संप्रभुता को परिभाषित किया। अगर हम संप्रभुता की समस्त विचारों को और विचारकों को वर्गीकृत करने की कोशिश करें कि संप्रभुता के बारे में समस्त जो विचार दिए गए हैं तो उनको हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला वर्ग है एकात्मक संप्रभुता का, अर्थात मोनिस्ट थियरी ऑफ सॉवरेनिटी की, जिसको कि हम एकात्मक संप्रभुता के नाम से जानते हैं। और इसका मूल भाव ये है एकात्मक संप्रभुता का कि ये कहती है कि राज्य में जो संप्रभुता होती है वो एक व्यक्ति में या एक व्यक्ति समूह में निवास करती है। दूसरा दृष्टिकोण है, दूसरी धारा है जो संप्रभुता सिद्धांतों की, वो है बहुलवादी संप्रभुता की धारा, जो ये मानते हैं, बहुलवादी सिद्धांत वाली संप्रभुता जो ये मानता है कि समाज में कहीं एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह में शक्ति केंद्रित नहीं होती है, बल्कि शक्ति पूरे समाज में अनेक व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं में बिखरी पड़ी होती है, डिफ्यूज्ड होती है। और इस प्रकार से दो प्रवृत्तियां संप्रभुता के बारे में है। संप्रभुता है तो समाज में ही, संप्रभुता है तो राज्य में ही, लेकिन उसके निवास को लेकर बहुत दो प्रमुख जो है सिद्धांत हैं। एकात्मक जो मानता है कि एक व्यक्ति एक संस्था में संप्रभुता निहित है, और बहुलवादी जो मानते हैं कि संप्रभुता पूरे समाज में अनेक संगठनों में, समुदायों में बिखरी पड़ी है। आज हम लोग एकात्मक संप्रभुता के बारे में बात करेंगे। एकात्मक संप्रभुता में भी
दो प्रमुख विद्वानों की चर्चा होती है, एक बोंदा की और दूसरा ऑस्टिन की। आइए देखते हैं कि संक्षेप में, क्योंकि जब हम ऑस्टिन का सिद्धांत बेसिकली पढ़ेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऑस्टिन के जो पूर्ववर्ती थे जीन बोंदा, उन्होंने भी इसी प्रकार का लगभग सिद्धांत दिया था। तो बोंदा में और ऑस्टिन में फर्क क्या है, अक्सर छात्रों से ही पूछ दिया जाता है और छात्र इसका समुचित उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो संक्षेप में आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, जीन बोंदा ने भी एक बात कही और वो यही कही कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई भी कानूनी अंकुश नहीं होता। किसके ऊपर शक्ति है? सब्जेक्ट्स के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने नागरिकों के ऊपर। तो किसी राज्य में संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है, वह सर्वोच्च कानूनी शक्ति है जिसके ऊपर की कोई भी कानूनी अंकुश नहीं होता। अर्थात संप्रभु ही अंतिम कानून है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं होता। और ये भी कि ये गुण स्थायी है और अंतिम है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी रद्दो-बदल नहीं हो सकता है और ये व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निवास कर सकती है। तो ये बोंदा ने ये बात कही थी। लेकिन ऑस्टिन ने इन बातों को स्वीकार किया और ऑस्टिन की भी थियरी, लीगल थियरी ऑफ सॉवरेंटी है, वो भी विधिक सिद्धांत है ऑस्टिन का भी। लेकिन ऑस्टिन बोंदा की इन दोनों बातों से सहमत है। क्या? कि संप्रभुता एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह में निवास करती है और दूसरा कि संप्रभुता कानूनी रूप से अंतिम शक्ति है और उसके ऊपर कोई कानूनी शक्ति नहीं होती। लेकिन अंतर क्या होता है कि बोंदा इससे यहीं पे रुक जाता है और ऑस्टिन थोड़ा इससे आगे बढ़ जाता है। बोंदा ने ये माना कि संप्रभु के ऊपर कोई कानूनी शक्ति तो नहीं है, लेकिन बोंदा ये मानता है कि संप्रभु किसी प्राकृतिक या दैवीय अदृश्य शक्ति के अंतर्गत ही काम करता है। अर्थात वो निरंकुश होकर काम नहीं करता। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कानूनी अंकुश तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर दैवीय अंकुश हो सकता है, उसके ऊपर प्राकृतिक कानूनों का अंकुश हो सकता है, उसके ऊपर और किसी शक्ति का, अदृश्य शक्ति का अंकुश हो सकता है और इस प्रकार से वो निरंकुश नहीं होता। यहाँ तक बोंदा का सवाल है। लेकिन ऑस्टिन ने जब अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उसने इसको रिजेक्ट कर दिया और उसने कहा कि जो संप्रभु है उसके ऊपर न तो कोई कानूनी प्रतिबंध है और उसने किसी भी दैवीय, प्राकृतिक, नैसर्गिक किसी प्रकार के प्रतिबंध से इनकार किया कि संप्रभु के ऊपर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। तो पहली तो डिफरेंस हमें ये समझना है। दूसरा डिफरेंस हमें ये समझना है कि बोंदा में कहीं कहीं कंफ्यूजन है। बोंदा की राइटिंग में अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन ये है कि बोंदा कहीं कहीं तो ये बात कहता है और कहीं कहीं वो इस तरीके की बात करता है कि लगता है कि जनता वास्तव में, जनता में संप्रभुता है और संप्रभु जो है एक ट्रस्टी के रूप में उस संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है। लेकिन ऑस्टिन ने बिल्कुल इसको साफ कर दिया है। ऑस्टिन ने कहा है कि नहीं, जो हमारा संप्रभु है वो एक निश्चित मानव श्रेष्ठ है, सबसे अलग है और वो कोई ट्रस्टी नहीं है बल्कि वो स्वयं शक्ति का स्रोत है। तो ये दो फंडामेंटल डिफरेंसेस आप हमेशा ध्यान में रखिएगा जब बोंदा और ऑस्टिन को तुलना करने की बात आती है। अब आइए देखें कि ऑस्टिन का सिद्धांत क्या है। बेसिकली हम लोग का अध्ययन आज जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत पे है। तो ऑस्टिन ने एक पुस्तक उसकी बड़ी चर्चित है, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, और 1832 में ये प्रकाशित हुई और इसमें बोंदा ने बहुत अच्छी परिभाषा दिया है और ये परिभाषा ये कहती है कि इफ ए डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू ए लाइक सुपीरियर receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society, and that society, including superior, is a society political and independent. इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी तर्जुमा क्या हुआ? इसका हिंदी तर्जुमा ये हुआ कि यदि एक निश्चित मानव श्रेष्ठ जो अपने समान ही किसी अन्य मानव श्रेष्ठ की आज्ञाओं के अनुपालन का अभ्यस्त न हो, समाज के एक बहुत बड़े भाग से अपनी आज्ञाओं का स्वेच्छा से अनुपालन प्राप्त करता हो, तो वह निश्चित मानव श्रेष्ठ उस समाज में संप्रभु होगा और वह समाज संप्रभु सहित एक स्वतंत्र और राजनीतिक समाज होगा। अगर इसका विश्लेषण करें, हिंदी और अंग्रेजी का मैंने दोनों ही आपको प्रस्तुतिकरण किया इसकी परिभाषा का। इसके तत्व देखते हैं कि इस परिभाषा से हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। इस परिभाषा से हम कम से कम 5 चीजें डिराइव कर सकते हैं। पहली चीज तो ये हुई कि ऑस्टिन ये मानता है
कि किसी भी राज्य को एक स्वतंत्र राज्य की संज्ञा देने में हमें उसमें एक संप्रभु का होना निहायत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो संप्रभु होगा वो एक निश्चित मानव श्रेष्ठ होगा, अर्थात वो एक व्यक्ति हो सकता है या कुछ व्यक्तियों का समूह हो सकता है, लेकिन वो निश्चित होगा, डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर होगा, निश्चित मानव श्रेष्ठ होगा। रूसो के जनरल की विल की तरह से एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा कि भाई उसको हम कहीं लोकेट ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप उसको देख सकते हैं, उस निश्चित मानव श्रेष्ठ को देख सकते हैं या उस निश्चित मानव श्रेष्ठ समूह को देख सकते हैं। जनरल विल की तरीके से वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, जिसकी परिकल्पना रूसो ने की थी जनरल विल के रूप में। तीसरी चीज जो इस सिद्धांत से निकलती है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत से, कि संप्रभु आदेश देने वाला एकमात्र शख्सियत है, एकमात्र पर्सनालिटी है पूरे राज्य में, और उसी के जो आदेश होते हैं उन्हीं आदेशों को हम कानून की संज्ञा देते हैं। और ये कानून सभी समाज, उस समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, सभी समूहों को, सभी संगठनों को, सभी नागरिकों को उसका अनुपालन करना आवश्यक है, और वो उसका अनुपालन करने को बाध्य है। चौथी चीज कि चूंकि समाज में संप्रभु अकेला ही होता है, इसलिए वो किसी वैसे ही अपने जैसे किसी संप्रभु या अपने किसी समान मानव श्रेष्ठ या मानव समूह श्रेष्ठ से अपनी की आज्ञाओं का पालन प्राप्त नहीं करता, अर्थात ही इज नॉट डिक्टेटेड बाय एनीबडी एल्स और एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो सॉवरेन होता है वो एक प्रकार जो ऑस्टिन का सॉवरेन है वो अविभाज्य है, अर्थात उसकी कोई पावर को शेयर नहीं कर सकता, उसकी संप्रभुता की शक्ति अविभाज्य है, वो बांटी नहीं जा सकती, वो केवल एकमात्र उसी संप्रभु में निवास करती है। यह चौथा एट्रीब्यूट हुआ इस डेफिनेशन का। और पांचवा ये कि वो संप्रभु अपनी आज्ञाओं का समाज के बहुत फ्रॉम द बल्क ऑफ द सोसाइटी, अर्थात समाज के बहुत बड़े वर्ग से स्वेच्छा से अनुपालन प्राप्त करता है, अर्थात लोग हैबिट में हैं कि उस संप्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे ही। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें यह निहितार्थ छुपा हुआ है कि समाज का, इसका मतलब एक छोटा सा वर्ग ऐसा भी हो सकता है जो उसकी आज्ञाओं को नहीं माने, लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो उनको दंडित किया जाएगा, और दंडित करके अपनी आज्ञाओं को संप्रभु में मानने की शक्ति रखता है। ये इसमें भाव निहित है। तो ये 5 चीजें ऑस्टिन की डेफिनेशन से डिराइव होती हैं। और इससे जो लक्षण प्रकट होते हैं, जो संप्रभुता के लक्षण कभी कभी पूछे जाते हैं, संप्रभुता के लक्षण जो प्रकट होते हैं, कैसा संप्रभु है आपका, तो पहली चीज तो ये है कि परमानेंट हो गया। संप्रभुता इज ए परमानेंट फीचर, वो स्थायी गुण है, वो ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, परसों है नरसों नहीं है, ऐसा नहीं है, वो इट्स ऑलवेज देयर। तो एक राज्य का जो स्थायी गुण होता है, कौन उसका प्रयोग करेगा, कौन संप्रभु होगा, वो एक दूसरा मसला है, लेकिन संप्रभुता एज सच एक स्थायी गुण है। और वो दूसरी चीज कि वो निरंकुश है, वो एब्सोल्यूट है। निरंकुश का मतलब उस पर किसी प्रकार का विधिक, प्राकृतिक, दैवी, नैतिक किसी प्रकार का उस पर कोई अंकुश नहीं है। तीसरा, इनडिविजिबल, वो अविभाज्य है, वो किसी से शेयर नहीं की जा सकती संप्रभुता। चौथी कि संप्रभुता किसी को दी नहीं जा सकती, जैसे आप अपनी आत्मा किसी को दे नहीं सकते, उसी प्रकार से संप्रभुता आप किसी को दे नहीं सकते। अगर आपने अपनी आत्मा को किसी को दूसरे दे देने का प्रयास किया तो आपका अंत हो जाएगा। उसी प्रकार से आप अपनी संप्रभुता को राज्य दे नहीं सकता किसी से, और सर्वव्यापकता अर्थात पूरे समाज में उसका आदेश मान्य होता है। समाज में रहने वाले, राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता जी हम राज्य की आज्ञा को अनुपालन नहीं करेंगे, उसकी आज्ञा को मानना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से 3 फंडामेंटल चीजें हैं जो कि हमें संप्रभुता, ऑस्टिन की संप्रभुता से ध्यान में रखना चाहिए। पहला ये कि संप्रभु का आदेश ही कानून है और कोई अन्य कानून नहीं है, और इस कानून का पालन सबको करना अनिवार्य है। आप स्वेच्छा से करें, ज्यादातर लोग स्वेच्छा से करते हैं, जो स्वेच्छा से नहीं करते हैं उनको दंड के बल से या डंडे के भय से उनको पालन कराया जाता है। दूसरा कि संप्रभु के कानूनों का जो भी उल्लंघन करेगा वो दंडित होगा।
और कानून का पालन करना सुनिश्चित कराना ये संप्रभु का दायित्व भी है। और तीसरा कि संप्रभु के माध्यम से ही राज्य और नागरिक, शासक और शासित के संबंध स्थापित होते हैं। और इस प्रकार से किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में ये संप्रभुता एक प्रकार से आपको एक राजनीतिक आयाम देती है। और उस राजनीतिक आयाम का क्या स्वरूप है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है, ये क्या स्वतंत्रताएं हैं, ये एक दूसरा मसला है। लेकिन आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये सब संप्रभु के कानून ही तय करेंगे। आपका कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो कि उस कानून की मांग कर सके। वो संप्रभु जो चाहेगा वो आपको देगा, संप्रभु जो चाहेगा आपको नहीं देगा। ये ऑस्टिन की विधिक संप्रभुता की परिभाषा है, ये उसका सिद्धांत है। इसकी आलोचना हुई है और आलोचना ज्यादातर समाजशास्त्रियों के द्वारा और बहुलवादियों के द्वारा हुई है। बहुलवादी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक दूसरी धारा है संप्रभुता की, जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि बहुलवादी ये मानते हैं कि समाज में पावर या शक्ति एक स्थल पे नहीं बल्कि कई जगहों पे बिखरी पड़ी है, फैली पड़ी है पूरे समाज में। इसलिए जो पहला पहला आरोप या पहली आलोचना होती है कि ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत एक प्रकार से संप्रभुता को एक केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जो कि सोशोलॉजिकली रॉन्ग है। तो बहुलवादियों का फंडामेंटल जो एलिगेशन है या क्रिटिसिज्म है वो ये है कि संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में केंद्रित नहीं होती है, बल्कि वो तमाम विभिन्न समूहों में, संस्थाओं में, संगठनों में और तरह तरह के अभिकरणों में अभिव्यक्त होती है, विखंड एक प्रकार से विकेंद्रित होती है, डिफ्यूज होती है। पहली चीज तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो बहुलवादियों का फंडामेंटल जो क्रिटिसिज्म है वो ये है। इसमें कुछ विशेष विद्वानों ने भी अपने बड़े इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए हैं क्रिटिसिज्म में, जैसे हेनरी मेन का आता है। हेनरी मेन एक सोशियोलॉजिस्ट था और उसने कहा कि ऑस्टिन ने जिस संप्रभु की कल्पना की है, निश्चित मानव श्रेष्ठ की कल्पना की है, वो तो दुर्लभ है। और उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह का एग्जाम्पल दिया है। इट इज जस्ट ए चांस कि उन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल दिया हेनरी मैन ने। और हेनरी मैन ने ये कहा कि रणजीत सिंह की ख्याति ये थी कि वो बहुत ही ज्यादा कठोर शासक थे, एक बहुत बहुत ही कठोर राजा थे, जो कि जिनके जिनके आदेशों का उल्लंघन करने का कोई साहस नहीं कर सकता था। लेकिन हेनरी मेन के अनुसार महाराणा रणजीत सिंह भी ऑस्टिन की डेफिनेशन के अनुसार एक संप्रभु वाले कैटेगरी में उनको फिट नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि रणजीत सिंह भी जो बहुत सारे कानून बनाते थे, कानून वही बनाते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एकदम से आर्बिट्ररी कानून बनाते थे। कानूनों को बनाने में वो बहुत सारे अपने समाज के रीत रिवाज, परंपराओं, कस्टम्स, कन्वेंशंस, लोगों की भावनाओं, जो और तरह तरह की चीजें हैं उनका ध्यान रख के बनाते थे। तो लेकिन अब ये देखिए एक दूसरी चीज है, वो आपको पॉलिटिकल डोमेन में ले जाती है। ऑस्टिन आपको एक लीगल डेफिनेशन दे रहा है। वो कह रहा है कि संप्रभु के ऊपर कानून बनाने का कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके ऊपर कोई विधिक नैतिक कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पे हेनरी मेन कह रहा है कि नहीं, जो नैतिकता होती है समाज की, जो परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाज होती हैं, वो महाराणा रणजीत सिंह जैसे शासकों के ऊपर भी कानून को के निर्माण को लेकर प्रतिबंध लगाती हैं। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए हेनरी मेन का। और दूसरा आलोचना ये की जाती है कि भाई जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो संप्रभुता वास्तव में एक प्रकार से लोक में मानी जाती है, जनता में मानी जाती है, किसी एक व्यक्ति में नहीं मानी जा सकती। निरंकुश जब शासक हुए होंगे तब शायद एक आध कोई इस प्रकार का प्रतिमान आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो हमें जनता में, अर्थात उसका राजनीतिक भी स्वरूप है, विधिक रूप से ठीक है एक संस्था हो सकती है लोकतंत्र में, लेकिन असली जो पावर होती है वो तो पीपुल्स पावर होती है। जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो हम भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया है। तो संप्रभुता की परिकल्पना वी द पीपुल में है एंड नॉट अ पर्सन में है या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में है, बल्कि पूरे समाज में संप्रभुता व्याप्त होती है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की खासियत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कानूनी संप्रभुता के पीछे एक लोक संप्रभुता का बहुत बड़ा जनाधार होता है, जिसके ऊपर पूरी कानूनी संप्रभुता खड़ी होती है। और लास्की ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी हुई है। उस पुस्तक में लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में, उसमें लास्की ने जॉन चिपमैन ग्रे को उद्धृत करते हुए, कोट करते हुए लिखा है कि द रियल रूलर्स ऑफ द सोसाइटी आर
इनडिस्कवरेबल, अर्थात जो समाज के वास्तविक शासक है उनको खोजा नहीं जा सकता। तो जिस प्रकार से डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर की कल्पना ऑस्टिन ने किया है, वैसा ऑस्टिन के जैसा कोई होता नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लास्की। दूसरा जो विद्वान है, दूसरा जो आलोचना है वो सिस्विक की है। सिस्विक ने कहा कि कानूनी मतलब ऑस्टिन के अनुसार कानून बनाना संप्रभु का अधिकार है वो, और एक प्रकार से संप्रभुता अमर्यादित होती है, संप्रभुता के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन अगर सोशियोलॉजिकली आप देखें, समाज शास्त्रीय दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, तो धर्म, रीति रिवाज, संसाधन और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, नागरिकों की जरूरतें, वो सब के सब एक प्रकार से इनपुट्स के रूप में काम करती हैं जब भी कोई शासक कानून बनाता है। और लास्की ने भी इसका समर्थन करते हुए अपनी पुस्तक में लिखा है कि जहां भी संप्रभु ने अमर्यादित होने की कोशिश की, अमर्यादित ढंग से कानून बनाने की शक्तियां की करने का प्रयोग किया, वहीं पे आगे चल के उस संप्रभु की शक्तियों पे कुछ अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इंग्लैंड का पूरा संविधान आप देख सकते हैं, इंग्लैंड के संविधान का जो विकास ही हुआ है, उसमें जो निरंकुश राजा हुआ करते थे, किस प्रकार से डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हुआ इंग्लैंड में, जो इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है। और लास्की अंत में कहता है कि वास्तव में अगर हम देखें, विचार करें, सामाजिक वास्तविकता पर ध्यान दें, तो संप्रभुता अविभक्त नहीं होती है, संप्रभुता समाज में बिखरी पड़ी होती है, हर व्यक्ति उसमें एक कंपोनेंट के रूप में काम करता है। और उसका उदाहरण एक संघात्मक व्यवस्था में तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि संघात्मक व्यवस्था को एक डिवाइडेड सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट के रूप में प्रस्तुत करें, लेकिन डिवाइडेड सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट के रूप में इसलिए प्रस्तुत करें कि कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो विभक्त होता है। सेंट्रल सूची पे केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची पे राज्य सरकारें बना सकती हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वास्तव में ऑस्टिन इज नॉट टॉकिंग अबाउट द state, the government. Austin is talking about the state. तो जब हम संघीय व्यवस्था की भी बात करते हैं तो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि हम बात सरकारों की कर रहे होते हैं। सरकारों में तो शक्ति का डिवीजन है, लेकिन जब आप राज्य की बात करते हैं, भारत राज्य की बात करते हैं, भारत एक यूनिट की बात करते हैं, तो ऑस्टिन उस यूनिट की बात कर रहा है, यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। भारत, इंडिया, भारत, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो वो स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरकारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम केंद्र और राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। वहां तो आपको दिखेगा कि सॉवरेनिटी की का प्रयोग करने वाली जो शक्तियां हैं उनमें वितरण या डिवीजन किया गया है। लेकिन जब हम भारत एज सच कहते हैं तो भारत स्वयं में एक राज्य है और भारत की संप्रभुता अविभाज्य है, वो विभाजित नहीं हो सकती। तो इसका ध्यान रखिएगा कि कभी आपसे कोई ये चीज पूछा जाए कि क्या फेडरल कॉन्टेक्स्ट में सॉवरेनिटी डिवाइड होती है, तो आप कहिएगा कि नहीं, फेडरल कॉन्टेक्स्ट में सॉवरेनिटी डिवाइड नहीं होती है। सॉवरेनिटी के एक्सटेंशंस, अर्थात सॉवरेनिटी के आधार पर सॉवरेन के द्वारा जो शक्तियों का विभाजन किया जाता है, उसका प्रयोग भिन्न भिन्न संस्थाएं, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकारें करती हैं। तो सरकारों में शक्तियों का विभाजन हो सकता है, लेकिन राज्य में शक्ति का विभाजन नहीं हो सकता। और इस प्रकार से हम जो ऑस्टिन के डेफिनेशन है वो भी स्टिल इट्स होल्ड्स वैलिड जहां तक उसके कानूनी पक्ष का सवाल है। लेकिन जब आलोचनाएं होती हैं तो उसके समाजशास्त्रीय और राजनीतिक पक्ष को लेकर आलोचनाएं होती हैं, तो इसलिए वो कुछ मिसमैच हो जाता है ऑस्टिन की भावना में और वर्तमान हमारी समझ में। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको और पढ़ेंगे, और इस पर अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो जरूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।